नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, तमाम दर्शकों का इस्तकबाल। रात का बुलेटिन लेकर मैं आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर हाजिर हूं। नाम मेरा संजीव शर्मा है। आज मुख्य रूप से बजट की बात करेंगे। बजट 1860 में पहली बार देश में रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन फाइनेंशियल अधिकारी जो थे जेम्स विलियमसन, और तब से लेकर लगातार ये परंपरा हमारे यहाँ है। बीच में कुछ रवायतें बदली। पहले 5 बजे के आसपास पेश होता था, अभी 11 बजे होता है। पहले चमड़े के ब्रीफ केस में आता था, अभी बस्ते में आता है। पहले पढ़ा जाता था, अभी टैबलेट पे आता है। कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी, कई चीज़ें जो हैं आगे पीछे हुई, लेकिन ये बदस्तूर जारी है, क्योंकि देश की आर्थिकी कैसी होगी आने वाले समय में, देश में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ों की एक विंडो हमको प्रोवाइड कराता है। और उसके ऊपर अगर सरकारें सही ढंग से काम करें तो फिर निश्चित तौर से वो जो टारगेट रखे होते हैं इसमें, वो पूरे होते हैं। तो आज देश का 15वां, माफ कीजिएगा, देश का 75वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना अपना बतौर वित्त मंत्री जो है 5वां बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई घोषणाएं की, जिनको लेकर आप निश्चित तौर से जो है नफा नुकसान जमा घटाव सारा कुछ कर रहे होंगे, सुबह से कर रहे होंगे, अब तक कर चुके होंगे। कई चीज़ों का आप जो है आकलन कर चुके होंगे। आम आदमी के लिहाज से अगर कहें तो बजट में 2-3 चीज़ों का ही समावेश रहता है। आम आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि उसके लिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, और अगर कहीं नौकरी धंधा उसने कहीं करना है तो कैसे मिलेगा। जो नौकरी धंधा कर रहे हैं उनकी एकमात्र चिंता होती है कि टैक्स का स्लैब क्या होगा। तो 8 साल के बाद इस बार टैक्स का स्लैब भी जो है वो बढ़े हैं। आयकर की जो छूट है वो बढ़ाई गई है, और स्लैब भी कम कर दिया गया है, 6 से 5 कर दिए गए स्लैब। हालांकि इसमें अभी आपको कई चीज़ें जो हैं जांचनी जरूरी हो जाएंगी, क्योंकि जो आयकर का जो स्लैब जो नया ढांचा फॉर्मेट दिया है, अभी आप ये तय करेंगे कि आपने उसको लेना है या पुराने वाले को लेना है। खैर बहरहाल जो है 7 लाख जो है लिमिट कर दी गई है, अपर लिमिट इसकी, जो इनकम टैक्स फ्री होगी 7 लाख की सैलरी। इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस बार जो है जोड़ा गया। दो व्यवस्थाएं थी, पिछली बार भी 2 व्यवस्थाएं थी, एक नए वाली एक पुराने वाली। तो नए वाली में अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दिया गया 50,000 का। दैट मीन्स कि 7.5 लाख रुपये अगर आप कमाते हैं तो उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन करके आपकी कुल आय 7 लाख बच जाती है, और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर 7 लाख से ज़्यादा बचती है उसके बावजूद, तो फिर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। ये मोटा सा मामला है। लेकिन आप पुराने सिस्टम में आपको फायदा है या नए में, ये देखना होगा, क्योंकि नए सिस्टम में अगर आप ये 7 लाख प्लस 50,000 की डिडक्शन वाले में ले रहे हैं तो उसमें कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर और डिडक्शन आपको लेनी है, जो चाहे बच्चों की ट्यूशन फीस की है या आपके जो है निवेश के ऊपर मिलती है, वो डिडक्शन अगर आपने लेनी है तो निश्चित तौर से आपको पुराने वाला सिस्टम लेना होगा। तो उसकी फिर अपनी जो है प्लस माइनस है। तो ये है, टैक्स स्लैब भी 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं, और ये बदलाव केवल नए सिस्टम में हुए हैं, पुराने वाले में नहीं हुए हैं। पुराने वाला एज इट इज़ है। सीधी नौकरी नहीं है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिस स्कीम जो है वो दी गई है। पीएम कौशल विकास स्कीम जो है फिर जो उसका चौथा चरण शुरू हो जाएगा। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। ये है। इसके अलावा अगर बात करें किसान उसकी, तो किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन, मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़, सरकारी समितियों के लिए 2516 करोड़ का जो है बजट रखा गया है। 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उसमें रखा गया है, और रेलवे पर 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का है। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 740, शिक्षा की बात करें तो 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से 38,800 टीचर्स भी और दूसरा स्टाफ भर्ती किया जाएगा। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 157 नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे, नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, और 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का खात्मा कर दिया जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया का जो है खात्मा करने का एक टारगेट रखा गया है। मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। पैन कार्ड अब सरकारी योजनाओं में पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार्य होगा। आधार डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा। विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है, और 79,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है इसे अब बना दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जाएगा। ये इसके हाइलाइट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए
20,700 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। अब ये वो मोटे मोटे मामले हैं जिनके ऊपर है, लेकिन सीधे तौर पे नौकरियों की कोई बात नहीं कही गई है। जो होता है कहाँ रेलें चलेंगी, पहले जब रेल बजट अलग से रखा जाता था तो फलां फलां रेल लाइन को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये रखा जाता था। तो जाहिर है कि जब इस तरह की स्कीमें आएंगी तो राज्यों में इस बात पर बहस होगी कि किसको क्या मिला। हिमाचल प्रदेश में भी इसी बात पर बहस में हो रही है कि किसको क्या मिला। तो फिलहाल सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ और चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग वाला मामला है, तो राज्य ने एक टारगेट लिया है, सुखविंदर सुक्खू सरकार ने, कि हम इसको जो है अगले 5 साल में देश का पहला हरित राज्य बनाएंगे। तो जाहिर है कि अब उनके अफसरों को इस तरह से स्कीमें बनानी होगी कि मैक्सिमम 20,700 करोड़ में से जो है मैक्सिमम पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए आए। और इसी तरह से जो है जो पीएम आवास योजना है उसके लिए भी जोर लगाना होगा, उसमें भी पैसा बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 157 नर्सिंग कॉलेज हैं, मुझे लगता है कि इसमें से राज्य को कुछ मिलना चाहिए। मिलेगा तभी जब राज्य जाएंगे, अपना प्रपोजल लेके जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी। क्योंकि बिना रोए तो आजकल माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो राज्यों को जाना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश को इसमें से मिल सकते हैं, क्योंकि 157 एक बहुत बड़ा नंबर है नर्सिंग कॉलेजेस का। तो 4 या 5 कम से कम अगर हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो बच्चियों को सस्ते जो है सस्ती नर्सिंग एजुकेशन मिलने में जो है वो इसका लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो है जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, अगर ये कम से कम 2 भी लाए जाते हैं, हमारे यहाँ 2 जिले पूर्ण रूप से किन्नौर और लाहौल स्पीति ये पूर्ण रूप से ट्राइबल जिले हैं हमारे, और चंबा जिला का जो भरमौर पांगी वाला एरिया है वो ट्राइबल में आता है। तो अगर इन एरियाज़ के लिए 2 स्कूल भी आ जाते हैं एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, खासतौर से ट्राइबल एरियाज़ में। और जो कहा गया है कि 3.5 लाख स्टूडेंट्स जो है उनको फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा हमें भी मिलेगा। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मत्स्य संपदा योजनाएं हो गई, सरकारी समितियों वाला मामला हो गया, ये तमाम डिपेंड करता है कि आप क्या दे के जा रहे हैं। और रेलवे का सबसे बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश का रहता है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि रेलवे का जो ब्रेकअप है वो आया नहीं है, तो क्या होगा या क्या नहीं होगा। पिछली बार तो जो हमीरपुर ऊना रेल लाइन थी उसको 1,000 रुपया दिया गया था। उसका मतलब ये होता है कि ये योजना जो अभी चल रही है, डाई नहीं है। तो अभी देखना होता है, अगर उसको इस बार 1,000 भी नहीं मिलता तो मतलब उसको त्याग दिया गया है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन है वो पीएम प्रायोरिटी में क्योंकि उसको डाला गया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। और दूसरा बिलासपुर भानुपल्ली वाली लाइन जो ऑलमोस्ट 65 to 70% कंप्लीट है, उसके लिए भी कुछ धन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मनाली लेह के ऊपर नजर रहेगी। जब ये डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा रेलवे का तो उसमें देखना होगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और बागवानी के जो 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में बागवानी योजनाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश चाहे तो उसको लाभ मिल सकता है। अब कितना मिलता है कितना नहीं, ये एक बड़ा विषय है। आपको याद होगा पिछली बार वाइब्रेंट विलेज की योजना आई थी बजट में। हमारे जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं और सड़क बाकी यातायात के इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ कितने बने ये आपको देखना होगा। आप सोचिए। इसके बाद पर्वतमाला योजना आई थी, छोटे छोटे रोपवेज बनेंगे, हमारे यहाँ कितने बने, कितनों का शिलान्यास हुआ, ये भी अभी किसी को पता नहीं है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, वो आज भी हो रही हैं। फिलहाल उन बातों पे भी आएंगे। पहले आपको बता दूं कि हवाई सफर सस्ता होता है ताकि टूरिज्म को बढ़ाने का जो है जोर दिया गया, तो इससे हिमाचल प्रदेश को जो है वो लाभ मिल सकता है। टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर जो है एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और इससे जो है हवाई सफ़र सस्ता होने की उम्मीद है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी कितना सस्ता होता है ये एक बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि दिल्ली से अगर आपने कुल्लू मनाली आना है तो उतने पैसे में आप सिंगापुर जाके वापस आ जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है हिमाचल प्रदेश की, तो इस पर बात करनी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी है, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है टीवी पैनल, ओपन सेल और मोबाइल फ़ोन इत्यादि जो हैं ये सस्ते होंगे। ये 5 से घटाकर जो है 2.5% इसकी ड्यूटी कर दी है। लेकिन सोने पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो इससे गहने इत्यादि जो हैं वो महंगे हो सकते हैं। डिफेंस का बजट 13% बढ़ा है, लेकिन फिर भी अब तक का सबसे कम बजट जो है इसके लिए रखा गया है। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना शुरू करने की बात हुई है। महिला सम्मान बचत पत्र जो स्कीम शुरू की जाएगी पोस्ट ऑफिस में, और इस पर अगर कोई महिला साल में 2 लाख रुपए का मिनिमम निवेश करती है तो उसको 7.5% का जो ब्याज उस पर मिलेगा। तो ये है, यानी लेकिन ये है 2 लाख से कम होगा तो नहीं मिलेगा। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो है
एक व्यवस्था करी कि पहले ये था कि वो उनके खाते में, उनके सेविंग अकाउंट में 4.5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते वो, उससे ऊपर फिर उनको जो है एफडी इत्यादि करवानी पड़ेगी। लेकिन अभी उसको डबल कर दिया गया, वो 9 लाख रुपए तक जो है उसमें अपर लिमिट उसकी कर दी गई है। अब बात की पैसा आएगा कहाँ से और खर्च कहाँ से होगा। तो सरकार जो कमाएगी, उधार और अन्य देनदारियाँ जिसको है 34% है, जीएसटी कलेक्शन से उसको 17 पैसे आएंगे, इनकम टैक्स से उसको 15 पैसे आएंगे, कारपोरेट टैक्स से उसको भी 15 पैसे आएंगे, एक्साइज ड्यूटी से उसको 7 पैसे आएंगे, कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू से उसको 6 पैसे आएंगे और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट से जो है उसको 2 पैसे आएंगे। तो इस तरह से 1 रुपया जो है इस तरह से आएगी। अब ये 1 रुपया खर्च कहाँ होगा? ब्याज पे ही 20 पैसे चले जाएंगे। टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का जो हिस्सा है वो 18% है, तो ये 38 पैसे हो गए टोटल मिला के। राज्यों की केंद्र में जो योजनाएं हैं उनके लिए भी धन देना होता है, तो ये जो है 17% जो है वो 17 पैसे वो होंगे। केंद्रीय योजनाओं में जो है 9 पैसे का जो है वो खर्चा होगा। पेंशन के लिए 4 पैसे खर्च होंगे, सब्सिडी में 7 पैसे खर्च होंगे, वित्तीय आयोग जो है उस पर 9 पैसे खर्च होंगे, डिफेंस के लिए 8 पैसे खर्च होंगे और जो अदर्स हैं उसमें 8 पैसे खर्च होंगे। तो इस तरह से जो है 1 रुपया जो है ये खर्च होगा। अब बात ये आ गई कि हिमाचल प्रदेश को हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या मिला, पिछली बार भी मिला था। बेसिकली कई बार तो ऐसा लगता है कि बजट जो है एक बार पेश हो गया तो फिर उसको 10 साल तक पेश नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि 7-8 साल पहले हमें एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिला था। अभी कितनी बनी है? लाभ तो तभी है ना कि जिस साल के बजट में आया उसी में पूरा हो जाए। योजनाओं का लाभ तो तब है, लेकिन होता कितना है? अब वही मैंने पिछली बार बताया, 69 हाईवेज की बात सेंटर ने बार बार करी थी। जब बीजेपी की रजीम था तो हर बार इनको कहा जाता, लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं रेलवे की। रेलवे में तो तब मिलेगा जब हमारे पास सड़कों के लिए कुछ मिले, लेकिन सड़कों के लिए भी नहीं है। तो 4 लेन का काम भी जो है आधा दर्जन का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, लेकिन कछुआ गति से आगे बढ़ रहे हैं। बल्क ड्रग पार्क को लेकर हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है। बागवानी वाला मैंने कहा कि 2000 करोड़ है, लेकिन उसमें से कितनी जो है हम स्कीमें बना पाते हैं, कितनी नहीं देखना हो गया। हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन की एक्सटेंशन हमने मांगी है, वो मिल जाएगी। और अभी रेलवे का जो 2.5 लाख करोड़ का लगभग का बजट है, उसमें देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये देखना होगा कि जो है क्या एग्जैक्टली हमारी स्टेट को मिलता है, इस पर अभी बहस होगी। लेकिन निश्चित तौर पे अब जो हमारे अफसर हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो केंद्र के बजट पे डिपेंड करता है, तो इन योजनाओं के इर्द गिर्द ही ये बजट होगा। बागवानी की योजना आएगी, मत्स्य परियोजनाओं की योजना आएगी, महिलाओं के लिए कोई योजना आ जाएगी, इस तरह से आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसी तरह से जो है किया जाएगा। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये रस्म अदायगी है। उनकी बात समझ में भी आती है कि आम आदमी ये देखता है कि भाई उसका आटा, उसकी दाल, उसका तेल सस्ता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हवाई यात्रा सस्ती हुई है। तो ये आम आदमी की ये दिक्कतें रहती है कि उसको इसीलिए समझ में नहीं आता कि बजट का उसको लाभ क्या है, क्योंकि उसके जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं वो लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में बजट के जो वायदे हैं वो लोगों को भाते नहीं हैं। सैलरीड क्लास के लिए हो सकता है, मैंने कहा कि अभी ये 7 लाख वाला जो मामला है, 7 लाख प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला, इससे राहत मिली हो, लेकिन जूनियर सबको मिलेगी। अभी भी बहुत से हैं जो पुराने सिस्टम से ही जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी। उससे फिर आप 10 लाख तक की सैलरी की जो है उसमें भी आप एडजस्टमेंट करके अपने आप को टैक्स से बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका निवेश सारी चीज़ें वो जुड़ जाती हैं। लेकिन इसमें कोई और डिडक्शन नहीं हो गई है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगले साल देश भर में चुनाव होने, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि समाज के हर वर्ग को छूट देने वाला बजट केंद्र सरकार देगी, मगर इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने का कोई उल्लेख नहीं है। ये हमने भी बात आपसे कही, और जो है ये अब सुक्खू भी कह रहे हैं। और हमने कहा था आपको कि आम आदमी की चिंता यही होती है कि बजट अगर आया है तो उसके रसोई का बजट कितना उससे प्रभावित हो, कितना कम होगा, कितना उसको लाभ मिलेगा। दाल, आटा, जो तेल, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं कितनी की महंगाई कितनी कम होगी, उसको लेकर कुछ नहीं है। रोजगार की दूसरी बात मैंने कही, 7 लाख की आय पे आपने जो है इनकम टैक्स फ्री कर दिया है उसको, लेकिन बात तो यह ना कि 7 लाख की आय तक पहुंचेगा कोई कैसे, उसको तो रोजगार चाहिए। तो रोजगार को लेकर भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, बजाय इसके कि एकलव्य स्कूलों में 38,000 भर्तियां जो है वो की जाएंगी। सुक्खू ने कहा कि मनरेगा के लिए भी
कुछ ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है और उसके लिए बजट नहीं दिया, पर्याप्त बजट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित अन्य कर्जदार राज्यों को भी कोई स्पेशल ग्रांट नहीं दी गई है। हिमाचल पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 5500 करोड़ रुपए पेंशन का एरियर, 4500 करोड़ रुपए कर्मचारियों के एरियर, 920 करोड़ रुपए का डीए की किस्त के जो है दे हैं। ऐसे में हिमाचल केंद्र से वित्तीय मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ओवरऑल जो कहा है कि इतने 15 साल तक जो आप ऋण मुक्त, जो ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं, वही मामला है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो हमें लगता है कि इसमें भेदभाव किया गया है। उधर प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी कहा है कि ये जनविरोधी है और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए बजट में विशेष योजना दी जानी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की बजट में अपेक्षा की गई है, कृषि व बागवानी क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है और रेलवे के विकास की भी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है, जो दुखद है। उन्होंने से दिशाहीन बजट जो है वो करार दिया है। बाकी लोगों ने भी जो है इस तरह से कहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी बार बार अपने भाषणों में जब भी हिमाचल आते तो कहते कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन उन्होंने उसकी जो है पूरी तरह से अनदेखी करी है और ऐसे में ये बजट निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स की छूट से एक सीमित वर्ग जो है लाभान्वित होगा, लेकिन आम आदमी पर इसका असर नहीं दिखाई देगा। अब बात बीजेपी वालों की भी कर लेते हैं। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ने कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट लोक कल्याणकारी, देश के विकास के लिए समर्पित दूरदर्शी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला, यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित बजट है, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी के अध्यक्ष ने भी, सुरेश कश्यप ने भी कहा है कि इस बार का बजट पूरे भारत के समग्र विकास का बजट है, चाहे वह कृषि बागवानों के लिए हो, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के उद्धार के लिए हो, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हो। इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। मिडिल क्लास के लिए सरकार ने बड़ा फायदा दिया है कि इनकम टैक्स में रिबेट लिमिट को बढ़ाकर 5 से 7 लाख कर दिया है और एग्जेम्पशन की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा सम्मान, बचत सम्मान जो है सर्टिफिकेट जो है, इसके लिए भी उन्होंने उसका जो है लिमिट धन्यवाद किया है। फिर चाहे वो लिमिट बढ़ाने की बात है, सीनियर सिटीजन के सेविंग अकाउंट्स की 7.5 से 9 लाख, उस पर जो उन्होंने प्रशंसा करी है। लेकिन बड़ी बात मैं फिर वही आपको कहूँगा कि ये आपको नहीं लगता कि क्या ये सिर्फ रस्मी है? आम आदमी इस बजट को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे नेताओं को जितनी जल्दी ये बजट समझ में आ गया है, वह भी अपने आप में एक आश्चर्य है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी वालों को आंख मूंद कर बजट को सबसे बढ़िया बताना है और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस के लोगों को अगर रिएक्शन देना है तो उनको आंख मूंद कर जो है ये कहना है कि इससे घटिया बजट कोई हो नहीं सकता। और यही इस देश की परेशानी है। अच्छे बुरे तमाम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा जरूरी है, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि इस पॉइंट का जो है, इस चीज़ का ये लाभ होगा, इसका ये नुकसान होगा, लेकिन तब जाके लोगों को पता लगेगा। लेकिन नेता लोग शायद चाहते ही नहीं है कि आम आदमी को पता लगे कि बजट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गोलमोल आंकड़ों की जादूगरी बस। इसलिए विपक्ष वाले सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं और पक्ष वाले सिर्फ समर्थन के लिए समर्थन करते हैं, और यही शायद इस देश की बड़ी दिक्कत है। उधर दिक्कत है मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी है। 1000 से ऊपर लोग जल जनित रोग की चपेट में हैं और ऐसे में आज जल शक्ति मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अचानक हमीरपुर का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से पहले बातचीत करी, उसके बाद वो प्रभावित क्षेत्रों में भी गए और वहां पर उन्होंने ये कहा कि उनको अधिकारियों से जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक जो है पेयजल स्रोत में जो जल दूषित हुआ है उसकी वजह वहां पे जो है अब वैज्ञानिक माइनिंग है। ऐसे में उन्होंने एक स्थानीय क्रशर के ऊपर FIR दर्ज करने के भी जो है वो आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है इस समस्या से निपटने के लिए जो है हम एक ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ शीघ्र तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 करोड़ की राशि भी सरकार तुरंत प्रभाव से जारी कर रही है। उन्होंने 2 शब्दों में कहा कि योजना स्रोत के आसपास कम से कम 200 मीटर तक खनन नहीं हो सकता, लेकिन जहां जहां भी हुआ है अब सरकार संबंधित विभाग को सख्ती के साथ पेश आने के लिए कह रही है और सभी जगह पे जो है वो
इस तरह से एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बड़सर इलाके की पेयजल समस्या को हल करने के लिए पूर्व सरकार ने 200 करोड़ का जो टेंडर लगाया था उसे रद्द कर दिया है। शायद उनको लग रहा होगा इसमें कोई गड़बड़ी है, तो उन्होंने इस तरह से कहा है कि अगर पेयजल स्रोतों के आसपास 200 मीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग हो रही होगी तो हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये बड़ा मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब 2 दिन के बाद अपने गृह क्षेत्र में आने वाले हैं। उनका पहला दौरा होगा, लेकिन इससे पहले आज उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री को अपने यहाँ भेजा ताकि मामले की जो है स्थिति पूरी तरह से समझी जा सके और उस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। एक्शन अब हिमाचल पुलिस की उस टीम के ऊपर भी होगा जिसने पुलिस का पेपर सेट किया था, पुलिस भर्ती का पेपर सेट किया था 27 मार्च को जो लीक हो गया था। सीबीआई ने कल 50 जगह और 7 राज्यों समेत जो है 50 जगह रेड करी थी। हमने आपको खबर बताई थी। अभी ताज़ा इनपुट ये है कि सीबीआई अब जो पेपर लेने से संबंधित, पेपर सेट करने से संबंधित, इससे संबंधित जो कमेटी थी पेपर करवाने वाली, उसके सदस्यों से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। वास्तव में जनभोग की अगर बात करें, पब्लिक कंजम्पशन की बात करें, तो पब्लिक में एक परसेप्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी इस गड़बड़ी में शामिल रहे हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो है जांच की जाए। ऐसा नहीं है कि जरूरी हो कि वो लोग जो है इन्वॉल्व हों, लेकिन लोगों का शक दूर करने के लिए जांच जरूरी है। और अगर जांच इस ओर को जारी है तो निश्चित तौर से अब कुछ इसमें बड़ा भी सामने आ सकता है, लेकिन कब आएगा कब नहीं ये देखना होगा। अभी इस तरह की सूचना है कि जल्द ही पेपर वाली जो कमेटी थी, परीक्षा समिति जो थी, उसको सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब बात करते हैं एमएलए प्रायोरिटीज़ की। आज से हिमाचल प्रदेश में एमएलए प्रायोरिटीज़ की मीटिंगें शुरू होगी। इसको आप बजट 2023-24 की तैयारियां भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर के विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए बैठक ली। ये कल और परसों भी होगी और उन्होंने कहा कि सरकार का आने वाला बजट जो है वो 5 साल की दशा और दिशा तय करेगा। यानी बजट हर साल होता है, लेकिन पहले ही बजट में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अगले 5 साल की जो है दशा और दिशा तय हो जाए। उन्होंने कहा कि वार्षिक योजना 2023-24 का आकार जो है 9523 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। आप इसको राउंड फिगर में 10,000 भी कह सकते हैं। और राज्य के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। भ्रष्टाचार के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और जन शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना जो है हमारी समीक्षा है, जो है प्राथमिकता है। और आज जो विधायकों ने प्राथमिकताएं गिनवाई उसमें सबसे कम उम्र के जो विधायक हैं इस विधानसभा में, गगरेट के चैतन्य शर्मा, उन्होंने मुबारकपुर में मल निकासी योजना की आवश्यकता पर बल दिया और क्षेत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से 50 मिनी ट्यूबवेल लगाने का आग्रह किया। अपनी प्रायोरिटी बताई उन्होंने और 4 सड़कों और 2 फ्लाईओवर बनाने का भी प्रस्ताव रखा। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए उन्होंने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 2 स्थलों का चयन कर लिया गया और बाकी कर दिए जाएंगे। देखिए, नए लोग जब भी विधानसभा में आएंगे तो कुछ नई चीज़ें होंगी और इस तरह के युवा आएंगे तो फिर जो गो गेटर हैं वो फिर इसी तरह से काम भी करेंगे। उधर सत्ती ने भी ऊना में बाईपास का बनाने की मांग उठाई है। कुटलाट के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने डीएसपी कार्यालय और सब जज न्यायालय खोलने के लिए जो है अपनी प्रायोरिटी में डाला है और कोई बड़ा खेल मैदान बनाने की भी आवश्यकता पर बल दिया है। भोरन से विधायक सुरेश कुमार ने क्षेत्र के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना और विधायक ने जिससे 150 करोड़ की रकम बढ़ाने का जो है वह आग्रह किया है। हमीरपुर में आशीष शर्मा ने ताल में वेटनरी कॉलेज खोलने, झगड़ैनी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला तथा अणु को मल निकासी योजना से जोड़ने और हमीरपुर में शहीद स्मारक बनाने पर नए बस अड्डे को जो है शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव रखा। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने 100 बिस्तर का अस्पताल सुजानपुर में जो है बनाने की मांग रखी और नबार्ड के माध्यम से कम पैसे खर्च होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 7 सड़कों की डीपीआर तैयार है लेकिन नबार्ड से जो है राशि स्वीकृत नहीं हो रही है। उधर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने चूड़धार के लिए रोड बनाने की मांग को अपनी एमएलए प्रायोरिटी में रखा। मनाली के विधायक नए चुने गए पहली बार भुवनेश्वर गौड़, उन्होंने प्रमुख पर्यटन स्थलों में पार्किंग बनाने का आग्रह किया। बंजार से दोबारा चुनकर आए सुरेंद्र शौरी ने अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म आधारित पॉलिसी बनाने की जो है वो बात की। तो इस तरह से अलग अलग प्रायोरिटी जो है मैंने रखी है और 15 फरवरी तक स्कूल में बच्चों को बैठने का ब्यौरा जो है शिक्षा विभाग से मांगा है। मुख्यमंत्री ने भी इसी के दौरान जो है क्योंकि उनके पास शिकायत आई थी कुछ कि कई जगहों पर स्कूलों में जो है वो बच्चों को बैठने के लिए स्थितियां नहीं है। तो अभी ये 2 दिन और चलेगी विधायक प्रायोरिटीज़ की मीटिंग, तो ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को डायरेक्टली बजट में कुछ मिला है या नहीं मिला है। कर्मचारियों को जो 7 लाख वाली लिमिट है उसका जो है लाभ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन युवाओं को बाया जो है रोजगार के साधन तलाशने होंगे। जबकि यहाँ पे जो है
1 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देने का सरकार ने वायदा किया है, तो वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि केंद्र के ही बजट पे हमारी योजनाएं चलती हैं। इसके अलावा बागवानों के लिए सीधा लाभ नहीं है, लेकिन जो 2000 करोड़ रुपए बागवानी के लिए रखा गया, उम्मीद की जा रही है कि उससे कुछ मिलेगा। 50 नए हेलीपोर्ट और हवाई अड्डे बनाने की बात है, तो माना जाना चाहिए कि कम से कम जयराम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। बल का इंटरनेशनल हवाई अड्डा आगे बढ़ेगा। हेलीपोर्ट एक बना है संजौली में, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा है अभी, वो उसको उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो पूरी तरह से उसको सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा 157 नर्सिंग कॉलेजेस की बात करिए, तो कम से कम अगर 4 या 5 कॉलेजेस भी यहाँ पे आते हैं, कायदे से तो हर जितने मेडिकल कॉलेज हैं उतने आ जाने चाहिए, लेकिन चलिए 4 या 5 भी आते हैं, तब भी कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सड़कों को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं है। 4 लेन प्रोजेक्ट धीमे चले हैं। 69 जो NH की वह बात हो रही थी बरसों से, उसका क्या होगा, उसको लेकर कुछ नहीं है। रेलवे की स्थिति इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि रेलवे का बजट अब अलग से नहीं आता। अब रेलवे का अपना एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें देखना होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया गया। तो जब आएगा तो आपसे उसको भी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के जवाब के लिए। रोशनलाल निकू जी, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। बजट की चर्चा ऐसी होती है जी, नीरस होती है, क्योंकि वही इसलिए होती है क्योंकि आम आदमी क्या जानना चाहता है कि उसके जो रोजमर्रा के खर्चे जो हैं वो कितने कम हुए, महंगाई कितनी कम हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ बरसों पहले की जो योजना है वो फिर नहीं होती। मैंने आपको बता दी ना कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला और शिमला आई थी, तो उस पर जो है ये कांग्रेस के टाइम में थी, उसका बीजेपी की सरकार आके चली गई, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है पूरी तरह से। तो ऐसे बजट का भी कोई लाभ नहीं होता, बजट की ऐसी चीज़ों का भी कोई लाभ नहीं होता जिनको आगे फिर बरसों लग जाएं और हर साल उनको पैसा देना पड़े। बजट में इस तरह की योजनाओं के लिए यही होना चाहिए कि ये आज हमने ये योजना दे दी, इसके लिए इतना पैसा, 1 साल के भीतर उसको लगाओ, बनाओ और बात खत्म करो। लेकिन काश ऐसा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।